खंडेराव महाराज का एक बीमारी के कारण निधन हो जाता है। इस असमय मृत्यु के पीछे कोई साजिश या फिर काला जादू होने की भी बात चल रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने उस समय काला जादू करने वाली औरतें, जिन्हें डाकन या फिर चुड़ैल भी कहते थे, उन्हें पकड़ने के लिए विच फाइंडर्स की तैनाती भी की थी। दोस्तों, फिर महाराज के जीवन का सबसे कठिन समय आया। वह था सन 1857 का वक्त, जब पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। तब इंदौर स्टेट के सिपाही भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। तब हजारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। महाराज पर भी शक किया जाता है, उन पर भी जांच बिठाई जाती है। अंग्रेजों को इस काम के लिए महाराजा 1 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा करते हैं, जिसे मात्र 4.5% की सालाना दर से 101 साल में अंग्रेजों को चुकाना था। अंग्रेजों को गुप्तचरों द्वारा यह सूचना मिलती है कि महाराजा ने बहुत सारे मध्यम क्षमता के हथियार, राइफलें, तोपें एवं तलवार बनाने का काम चुपके शुरू कर लिया है। तब सन 1870 में इस नगर पालिका की स्थापना महाराज ने ही की थी। हालांकि उस समय जल प्रदाय खुली नालियों से होता था, जिससे पानी दूषित भी हो जाया करता, और हाउस टैक्स भी सिर्फ उन्हीं घरों से लिया जाता था जिनमें कोई किराएदार रहते हो। कितनी अच्छी बात है आज भी यदि ऐसा हो जाए तो। पर खैर, इन्हीं के समय भारत में लाखों लोगों की हत्या का दोषी विंस्टन चर्चिल का बाप लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल इंदौर में आया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में गहराई से जानेंगे जिन्होंने इंदौर के भविष्य की रूपरेखा तैयार की थी, और आज जो इंदौर आधुनिकता के नित्य नए शिखरों को छू रहा है, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराज तुकोजीराव होलकर द्वितीय की, और उनके जीवन की और उनके शासनकाल की। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में महाराजा हरिराव होलकर के शासनकाल के बारे में चर्चा की थी, जो कि अव्यवस्थाओं, विद्रोह और बदहाली भरा रहा था। जैसा कि महाराजा हरिराव होलकर अपनी मृत्यु के पहले ही अपनी जो वारिस थे वह खंडेराव द्वितीय को घोषित करके गए थे, तो उनकी मृत्यु के बाद से ही अंग्रेजों ने यह जिद पकड़ ली थी कि चलो जल्दी से अब खंडेराव जी को गादी पर बिठाया जाए। पर तब माजी साहेब कृष्णाबाई होलकर ने कहा कि थोड़ा सब्र करो, अभी दिवंगत महाराजा की कुछ अंतिम क्रियाएं बाकी है, उसके बाद ही तो यह शुभ कार्य किया जा सकता है। तो फिर कुछ दिनों के बाद यानी नवंबर सन 1843 में खंडेराव द्वितीय को गादी पर बिठाया जाता है। पर अभी महाराज खंडेराव मात्र 15 साल के ही थे, तो उनके नाम से राज्य चलाने के लिए एक रीजेंसी काउंसिल बनाई जाती है, जिसमें अपने दुर्व्यवहार के कारण पिछली बार सत्ता से निकाले गए राजा बाबू फंडसे को भी बुला लिया जाता है, और उनके साथ ही दीवान रामराव पलसीकर, गोपाल राव बाबा हाजगी वाले को भी रखा जाता है। पर दोस्तों, दुर्भाग्य यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहा था। 17 फरवरी सन 1844 में खंडेराव महाराज का एक बीमारी के कारण निधन हो जाता है। अभी तो राजा बने हुए उनको 1 साल का भी समय नहीं हुआ था। इस असमय मृत्यु के पीछे कोई साजिश या फिर काला जादू होने की भी बात चल रही थी। इसलिए अंग्रेजों ने उस समय काला जादू करने वाली औरतें, जिन्हें डाकन या फिर चुड़ैल भी कहते थे, उन्हें पकड़ने के लिए विच फाइंडर्स की तैनाती भी की थी। अंग्रेज इंग्लैंड में भी कुछ इसी तरह की हरकतें किया करते थे, जहां इन चुड़ैल को ढूंढकर मारने वालों को विच हंटर्स कहा जाता है। आपने वैन हेल्सिंग जैसी हॉलीवुड मूवीज में यह जरूर देखा होगा। दोस्तों, विच हंटिंग एक यूरोप की कुप्रथा थी। इसमें बहुत सारी बेगुनाह औरतों को चुड़ैल होने के इल्जाम में तड़पा कर मार डाला गया। अब दोस्तों, वापस अपने मुद्दे पर आते हैं। खंडेराव जी का कोई भी वारिस नहीं था, तो अब गादी पर कौन बैठेगा, इसकी रस्साकशी एक बार फिर से शुरू हो गई। एक विकल्प तो थे कि महाराजा हरिराव होलकर के पहले महाराजा बने मार्तंडराव होलकर, जिनका कि तख्ता पलट करके महाराजा हरिराव गादी पर बैठे थे। पर अंग्रेज रेसिडेंट सर क्लॉड वेट को यह विकल्प मंजूर नहीं था। अब माजी कृष्णाबाई और मल्हारराव होलकर द्वितीय की विधवा पत्नी गौतमाबाई उर्फ ताई साहब को गादी का दूसरा वारिस ढूंढने का काम सौंपा गया। तब माजी शाह कृष्णाबाई और ताई साहब गौतमाबाई भाऊ संतोजी होलकर के छोटे बेटे को गोद लेने का विचार साझा करते हैं। अब भाऊ संतोजी होलकर एक बहुत ही भले इंसान थे, यह होलकर के रिलेशन में ही आते थे। यह इतने भले इंसान थे कि जब राजा हरिराव होलकर के शासनकाल में इन्हें परेशान किया गया तो यह इंदौर छोड़कर महाराष्ट्र चले गए थे, और वहीं पे 3 मई सन 1835 में मुंबई प्रेसिडेंसी के नासिक जिले के करंजी नामक गांव में
उन्हें छोटे बेटे की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम उस समय मल्हार रखा गया था। भाऊ साहब जो थे वह माजी कृष्णाबाई और ताई साहब के संबंधी ही थे। बड़े बेटे की जगह अब छोटे बेटे को चुनने का कारण क्या था, इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि जो छोटा बेटा था वह अधिक स्वस्थ एवं खुशहाल था। उसकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र जो थे वो बहुत ही अच्छी स्थिति में थे। उसका भविष्य काफी उज्जवल था। उसकी कुंडली में राजयोग लिखा हुआ था। तो फिर दरबार लगाया जाता है, जिसमें भाऊ संतोषी होलकर के छोटे बेटे, जिसका नाम मल्हार था, उसे गोद लेने पर चर्चा होती है और अंततः उन्हें गोद लेने का फैसला पक्का कर लिया जाता है। अब इस बारे में ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भी इत्तला दी जाती है और वह भी इसके लिए मंजूरी दे देते हैं। अब 27 जून 1844 में 9 वर्षीय मल्हार यशवंत सुत तुकोजी होलकर के नाम से गादी पर बैठते हैं। यानी कि महाराज बनने के बाद उन्होंने नाम लिया था तुकोजीराव होलकर। अब क्योंकि वह भी नाबालिग थे, तो राजमाता कृष्णाबाई इनके राज प्रतिनिधि यानी रिजेंट के तौर पे कार्य करना शुरू करती है और ऑफ कोर्स एक रीजेंसी काउंसिल भी बनाई जाती है, जिसमें राजा भाऊ फंड से राम नारायण परसिकल, गोपाल राव बाबा खासगी वाले जैसे कई अनुभवी एवं गणमान्य लोग होते हैं। यहाँ युवा महाराज की शिक्षा दीक्षा पर बहुत ध्यान दिया गया और यही बाद में इनके जो इतना उज्जवल भविष्य रहा, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण मेरे ख्याल से है। इन्हें संस्कृत, फारसी एवं अंग्रेजी सिखाने के लिए अलग अलग टीचर्स रखे गए थे। इन्हें शूटिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी और शिकार करना भी सिखाया गया था। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि ज्योतिषियों की कई गई बात थी, जो भविष्यवाणी थी वह सच हो रही थी, क्योंकि महाराजा तुकोजीराव होलकर के गद्दी नशीन होते ही राज्य में खुशहाली छाने लगी। सुनार अपनी दुकान सजाने लगे, लूटमार की वारदातों में काफी कमी हो गई, महिलाएं निडर होकर घाटों पर पानी भरने के लिए जाने लगी। अब महाराज अपनी पढ़ाई पर काफी अच्छे से ध्यान दे रहे थे। राजमाता कृष्णाबाई के कड़े अनुशासन में उन्हें जवानी में अपने कदम लड़खड़ाने से बचाया और फिर 31 जनवरी सन 1844 में महाराज का विवाह गोविंदराव गार्गोनी की पुत्री रखमाबाई से होता है। इस समय सदियों से चली आ रही सती प्रथा और गुलाम प्रथा पर भी रोक लगा दी जाती है। वैसे सब कुछ शांति से चल रहा था, पर तभी सन 1846 में गोलंदाजों का एक छोटा सा विद्रोह होता है। यह लोग अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जैसा आज भी होता है। इस विद्रोह को माजी साहब ने बड़ी चतुराई से शांत कर दिया, पर कुछ ही वर्षों के बाद महाराजा की पत्नी रखमाबाई साहब का बीमारी के कारण स्वर्गवास हो जाता है। अब धीरे धीरे महाराज बड़े हो रहे थे। अब वे राजकाज के कामों में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जिससे कि रीजेंसी काउंसिल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति राजा भाऊ फंड से उनसे नाराज हो गए, क्योंकि एक युवा महाराज का हस्तक्षेप उनके एकाधिकार को चुनौती दे रहा था। इस बात पर राजा भाऊ का ब्रिटिश रेजिडेंट सर रॉबर्ट हैमिल्टन के साथ विवाद भी हो जाता है और वह जो राजा भाऊ फंड से थे अपना दीवान पद और उसकी जो मोहर थी और उसका जो कलमदान था वह लेकर अपने जागीर के गांव तराना चले जाते हैं और कहते हैं कि अब चलाओ, तुम कैसे चलाते हो राज। राजा भाऊ रॉबर्ट हैमिल्टन की शिकायत, जिनके तुकोजीराव जी से काफ़ी अच्छे संबंध थे, उसकी शिकायत वह ब्रिटिश हेडक्वार्टर यानी कि कलकत्ता में भी चलते हैं, मुकदमा दाखिल करते हैं, पर प्रभाव उल्टा ही होता है। राजा भाऊ को ही फटकार लगाई जाती है और अंततः वह उन्हें रीजेंसी काउंसिल से हटा दिया जाता है और उनकी जगह रामराव पलसीकर को लाया जाता है। महाराज पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हिसाब किताब में भी बहुत अच्छे थे। व्यापार में उनकी रुचि बहुत ही स्वाभाविक थी। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और आगे जाकर माजी कृष्णाबाई ने उनका दूसरा विवाह शिवराम गुंड की कन्या और भीखाजी फंडसे की कन्या से करवाया, यानी कि एक साथ दो लड़कियों से उनका ब्याह करवाया, ताकि राज्य पे आर्थिक बोझा ना आए अलग अलग विवाह से होने वाले खर्चों के कारण। तो दोस्तों, सितंबर सन 1844 का वह वक्त भी आता है जब होलकर परिवार की, जो कि जिनकी छत्र छाया में होलकर परिवार अभी कार्य कर रहा था, यानी कि माजी साहब कृष्णाबाई होलकर का निधन हो जाता है। यह राज्य के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी। दोस्तों, यदि आपको उनके बारे में विस्तार से जानना है तो हमने माजी साहब के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। अब माजी साहब की मृत्यु के बाद महाराज तुकोजीराव होलकर ने उनके सम्मान में इंदौर के कृष्णपुरा के घाट पर एक भव्य छतरी का निर्माण भी करवाया था। अब मल्हार राव द्वितीय की जो पत्नी थी गोदमाबाई उर्फ ताई साहब, यह होलकर परिवार की प्रमुख बन जाती है। पर अब महाराजा तुकोजीराव का रुतबा भी काफी बढ़ गया था। 5 जून सन 1851 में महाराज का चौथा विवाह यशवंतराव खिलारी की बेटी से संपन्न कर दिया जाता है।
अब महाराज को यह बताने के लिए कि यह दुनिया कैसी है, यह दुनिया चलती कैसी है, इसमें कितनी विविधताएं है, इन सब बातों का परिचय करवाने के लिए उनके भारत भ्रमण की योजना बनाई गई और सन 1851-52 में वह अपने विश्वसनीय लोगों को लेकर उत्तर भारत में आगरा, दिल्ली, हरिद्वार, रुड़की और जयपुर जैसे अन्य स्थानों पर गए। पूरा सफर उन्होंने घोड़े की पीठ पर बैठकर तय किया। जब वह वापस लौटे तो यात्रा से हुए अनुभवों के आधार पर उन्होंने इंदौर को विकसित करने की योजना बनाई, जिसमें सड़कों को चौड़ा किया गया, सड़कों के कोने पे नालियां बनाई गई, राज्य की पुलिस व्यवस्था को भी काफी सुधारा गया। दोस्तों, इसी तरह से समय आगे बढ़ता गया और सन 1852 में महाराज ने दरबार लगाया, जिसमें राज्य के सभी बड़े सामंतों, जागीरदारों एवं रामपुरा के चंद्रावतों को भी आमंत्रित किया गया, जिनसे मां अहिल्या के समय युद्ध भी हुआ था। इस दरबार में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए, जिसमें स्कूल, अस्पताल, ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी प्रावधान रखा गया। आम लोगों के लिए भी पैसों का प्रावधान इसमें रखा गया था। अब दोस्तों, सन 1853 में महाराज अपने दूसरे भारत भ्रमण पर निकलते हैं, जिसमें आज का मुंबई, पुणे और दक्षिण भारत की अन्य जगह सम्मिलित थी। दोस्तों, फिर महाराज के जीवन का सबसे कठिन समय आया। वह था सन 1857 का वक्त, जब पूरे देश में क्रांति की ज्वाला भड़क रही थी। तब इंदौर स्टेट के सिपाही भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। इस समय इंदौर में ब्रिटिश रेजिडेंट सर हेनरी ड्यूरेंट था, जो कि महाराजा के खिलाफ दुर्भावना रखता था। और जब सैनिक का विद्रोह अंग्रेजों के निवास स्थान पर पहुंचा तो वहां पर क्रांतिकारियों ने तोप के गोले चलाना शुरू कर दिया। यह देखकर अंग्रेज अफसर काफी डर गए थे और पीछे के रास्ते से भागकर सीहोर निकल गए थे। तब इंदौर के आसपास के इलाकों में भी क्रांति की ज्वालाएं भड़कने लगी थी। इस क्रांति में कई सारे अंग्रेज मारे जाते हैं और महाराज को पता चलता है कि कुछ अंग्रेज, जिनमें बच्चे एवं महिलाएं हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए महाराज उन निर्दोष महिला और बच्चों को अपने राजवाड़े में भी शरण देते हैं। इस क्रांति में महाराजा न तो खुल के क्रांतिकारियों के समर्थन में आए थे और न ही उन्होंने क्रांतिकारियों का खुलकर विद्रोह किया था। उन्होंने अंग्रेजों से बड़ी चतुराई से डिप्लोमेसी जारी रखी थी। जब कुछ महीनों के बाद यह क्रांति शांत हो गई और अंग्रेजों ने हारे हुए इलाकों पर फिर से कब्जा कर लिया, तब हजारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी जाती है। महाराज पर भी शक किया जाता है, उन पर भी जांच बिठाई जाती है, पर अंग्रेज जांच के बाद महाराजा को इसमें दोषी नहीं मानते। दोस्तों, यदि आप कमेंट करोगे तो मैं 1857 की क्रांति के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा और महाराजा ने इस क्रांति के समय इस तरह का व्यवहार क्यों किया था, इसका भी स्पष्टीकरण आपको दे दूंगा। तो दोस्तों, इस क्रांति के बाद सन 1861 में अंग्रेजों ने इंदौर स्टेट की सारी शक्तियां सीमित कर दी थी तथा अपना नियंत्रण और भी मजबूत करने के इरादे से इंदौर स्टेट के साथ कुछ इलाकों यानी कि ज़मीन का लेन देन भी हुआ। यह ज़मीन का एक्सचेंज अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए ही किया था। सन 1862 में अंग्रेज चाहते थे कि महाराजा तुकोजीराव होलकर हमेशा उनकी तरफ वफादार बन के रहे, तो अंग्रेजों ने उन्हें कई सारे कंसेशन और ट्रिब्यूट्स भी दिए, जैसे कि उन्हें दत्तक पुत्र लेने का विशेष अधिकार भी दिया गया, जो कि अन्य भारतीय राजाओं से छीन लिया गया था। झांसी की रानी का युद्ध तो इसी विषय पे हुआ था। साथ ही महारानी विक्टोरिया ने उन्हें मोस्ट एक्सेलेटेड स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान यानी कि GCSI यानी ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का भी यह जो सम्मान था इन्हें दिया गया था। पर महाराज को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था, उनका ध्यान अपनी प्रजा की भलाई पर ही लगा रहा। जब उन्होंने देखा कि मालवा और निमाड़ में जो बेहतरीन क्वालिटी का कपास उगता है, जिसे अंग्रेज विदेश में भेजकर वहां की मिलों से बना हुआ कपड़ा इंदौर में लाकर बहुत ही ऊंची कीमत पर उसे बेचते हैं, तब महाराजा ने सोचा कि क्यों ना इंदौर में भी कपड़ा मिल लगाई जाए। और सन 1867 में इन मिलों की जो मशीनें और कलपुर्जे उन्होंने बाहर से मंगवाए। तब अंग्रेजों ने इसे मुंबई में ही जब्त कर लिया, क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि भारत में कपड़ा बने और भारत आत्मनिर्भर बन जाए। फिर बाद में महाराज के दबाव में उन्होंने इन मशीनों को छोड़ा और फिर मशीनें जो थी यह मुंबई से खंडवा तो ट्रेन तक आ गई थी, पर खंडवा से इंदौर इन मशीनों को हाथी और बैलगाड़ियों के ऊपर लाद कर इंदौर तक लाया गया बड़ी ही कठिनाई से। अब सन 1873-74 में इस मिल से 200 थान कपड़ा बना था और सन 1875-76 में 1 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा इस मिल से महाराजा को प्राप्त हुआ था।
अब महाराजा ने सोचा कि यदि खंडवा से इंदौर तक एक डायरेक्ट ट्रेन लाइन शुरू कर दी जाए तो इंदौर सीधा मुंबई से जुड़ जाएगा और इंदौर का बहुत तेजी से विकास होगा। दोस्तों, महाराजा ने यह बात बहुत पहले ही अंग्रेजों से कह दी थी कि आप खंडवा से इंदौर के बीच में एक रेल लाइन डलवा दीजिए, जिससे आपको भी फायदा होगा और इंदौर को भी फायदा होगा। पर अंग्रेजों ने कहा कि यह मार्ग बहुत कठिन है, पहाड़ और नदियों वाला इलाका है। तो अंग्रेजों ने इस जो रेलवे ट्रैक था इसके निर्माण की योजना को टाल दिया था। दोस्तों, अंग्रेज यह चाहते थे कि महाराज ही इस पूरी योजना का खर्चा उठाए, इसलिए वह इस बात को टाल मटोल कर रहे थे। दोस्तों, फिर महाराजा सन 1869 में अंग्रेजों को एक ऐसा ऑफर देते हैं जिसे वह स्वीकार कर ही लेते हैं। अंग्रेजों को इस काम के लिए महाराजा 1 करोड़ रुपए का लोन देने का वादा करते हैं, जिसे मात्र 4.5% की सालाना दर से 101 साल में अंग्रेजों को चुकाना था। तो अंग्रेज इस आकर्षक ऑफर पर मान गए और उन्होंने खंडवा से होते हुए मऊ छावनी और इंदौर तक एक रेलवे लाइन बिछाई। सन 1878 में इस पर ट्रेन भी चलने लग गई। इस रेलवे ट्रैक को होलकर स्ट्रेट रेलवे कहा गया था, जो कि इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत मिसाल है। इस रेलवे ट्रैक पर, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इस पे आज भी हेरिटेज ट्रेन चलाई जाती है, जिस पे ज़रूर एक वीडियो में बनाऊंगा, शायद अगला वीडियो ही मैं इस पे बनाऊंगा। सन 1867 में अंग्रेज एक नया भूमि कानून लेकर आए थे, जिसमें किसानों पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा था, इसलिए महाराज भी इसे लागू करने से कतरा रहे थे। और इसी साल दुर्भाग्य से सूखा भी पड़ा। महाराज ने सूखा ग्रस्त किसानों की भरपाई अपने खजाने से की और उनका हालचाल जानने के लिए उनके गांव भी गए। महाराज अपनी प्रजा के लिए सदा ही सुलभ थे, सदा ही उपलब्ध थे। इसी बीच महाराज और जमींदार ठाकुरों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद भी हुआ, जिसके समाधान के लिए मीर मोहम्मद शाह अली से मध्यस्थता करवाई गई थी। सन 1872 में अंग्रेजों को गुप्तचरों द्वारा यह सूचना मिलती है कि महाराजा ने बहुत सारे मध्यम क्षमता के हथियार, राइफलें, तोपें एवं तलवार बनाने का काम चुपके शुरू कर लिया है। तब महाराजा ने अंग्रेजों से यह कहा कि होलकर सेना की है जितने भी हथियार है, यह हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए है, अंग्रेजों को इससे डरने की कोई बात ही नहीं है। पर अंग्रेजों ने यह काम रुकवा दिया और होलकर सेना में कटौती भी करवाई, क्योंकि अंग्रेजों को हमेशा यह डर लगा रहता था कि कहीं महाराजा हमारे खिलाफ विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य न बना ले। तो दोस्तों, अंग्रेजों ने इस तरह के और भी कई सारे प्रतिबंध उस समय होलकर स्टेट पे लगा दिए थे। अंग्रेजों ने महाराजा के साथ मिलकर न्याय व्यवस्था चलाने के लिए कुछ अधिकारी भी इंदौर में नियुक्त किए थे, पर महाराजा ने विरले ही उनसे कभी काम लिया होगा। महाराजा रेवेन्यू में भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ थे, वो खुद ही ज्यादातर मामलों में फैसला कर दिया करते थे। अब दोस्तों, महाराज की रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काफी रुचि थी, वह कभी भी फाइल मंगवा कर उसको चेक करने के लिए मंगवा लिया करते थे, तो इससे अफसर काफी हमेशा सचेत रहा करते थे। उन्होंने 3 जिला कोर्ट बिठाई जहां पर अंग्रेज जज हुआ करते थे और एक सदर कोर्ट की व्यवस्था भी उन्होंने शुरू करवाई। दोस्तों, आज इंदौर स्वच्छता के मामले में 6 बार प्रथम स्थान पर आया है। इसके लिए नगर पालिका और उसके कर्मचारी और इंदौर के सभी नागरिक कड़ी मेहनत करते हैं। सन 1870 में इस नगर पालिका की स्थापना महाराज ने ही की थी। हालांकि उस समय जल प्रदाय खुली नालियों से होता था, जिससे पानी दूषित भी हो जाया करता था। सड़कों पर काफी धूल उड़ा करती थी, जिसे दबाने के लिए सुबह शाम पानी छिड़का जाता था। सड़कों के किनारे रात को उजाला देने के लिए तेल वाले लैंप जलाए जाते थे और हाउस टैक्स भी सिर्फ उन्हीं घरों से लिया जाता था जिनमें कोई किराएदार रहते हो। कितनी अच्छी बात है, आज भी यदि ऐसा हो जाए तो। पर खैर, महाराजा ने इंदौर के विकास के लिए इतने सारे काम किए कि दोस्तों उनको मैं अब संक्षेप में बता देता हूँ आपके सामने। उन्होंने शहर में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चुंगी यानी कि ऑक्ट्राय और ट्रांजिट ड्यूटी खत्म कर दी गई। सन 1849 में मध्य भारत का पहला न्यूज़पेपर मालवा अखबार भी इसी समय शुरू हुआ था। सन 1853 के आसपास लाल बाग का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जिसमें बाद में प्रसिद्ध उद्यान शास्त्री मिस्टर हार्वे को एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा विकसित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। सन 1856 में मालवा की पहली लाइब्रेरी यहीं स्थापित की गई थी। सन 1870 में बाकायदा आधुनिक मेडिकल शिक्षा शुरू की गई, जो कि सन 1878 में मेडिकल कॉलेज बना और आगे चलकर यही आज का खूबसूरत किंग एडवर्ड हॉस्पिटल बना। सन 1873 में वकीलों की परीक्षाएं शुरू की गई और 1877 में न्यायपालिका को भी स्थापित किया गया। सन 1872 में पुलिस रिफॉर्म्स हुए, जिसमें सेना और पुलिस के अधिकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया।
सन 1873 में महाराज ने अपनी होलकर स्टेट की डाक प्रणाली अलग से शुरू की, अंग्रेजों की डाक प्रणाली से अलग, ताकि पत्रों की गोपनीयता पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सके। सन 1885 में इन्हीं के समय भारत में लाखों लोगों की हत्या का दोषी विंस्टन चर्चिल का बाप लॉर्ड रुडोल्फ चर्चिल इंदौर में आया था। दोस्तों वैसे तो बताने के लिए और भी कई सारे काम और घटनाएं हैं, पर वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से महाराज ने अपने लगभग 42-43 वर्ष के शासनकाल में इंदौर को बदहाली से बाहर निकालकर खुशहाली और तरक्की के पथ पर अग्रसर किया। 17 जून सन 1886 में उनका स्वर्गवास हो जाता है, जिसके बाद उनके दबंग बेटे महाराजा शिवाजीराव होलकर, जिन्होंने रानी कृष्णबाई की छतरी के पास ही इनके सम्मान में एक भव्य छतरी का निर्माण करवाया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।